Hello students, welcome to my YouTube channel Chemistry Buzz. Myself Ashish Bhaskar, Senior Chemistry Faculty of Charter Group of Institution. बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर दैट इज़ दी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. ओके, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसके पहले आपको डी ब्लॉक फिनिश हो चुका है, लेकिन यहाँ से जो भी कॉन्सेप्ट बच्चों में डिस्कस करूँगा, ये जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, जेई मेंस हो, एडवांस हो, प्लस बच्चों आपका मेडिकल के अंदर नीट का एग्ज़ाम हो, ठीक है, या फिर बेटा स्टेट लेवल के अंदर जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ पे आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट यहाँ से देखने को मिलेंगे. तो एफ लॉग एलिमेंट्स में सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि बच्चों पीरियोडिक टेबल के अंदर जब मैं स्टडी कर रहा था, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि वहाँ पे किस तरीके से कौन कौन एलिमेंट्स है ना, वहाँ पे क्या क्या एटॉमिक नंबर होने चाहिए, वो सब हम लोगों ने डिस्कस करे थे. तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगा कि एफ लॉग एलिमेंट के अंदर जो टोटल एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, टोटल एलिमेंट्स की अगर हम बात करें तो ये बच्चों होते हैं आपके 28. ठीक, अब इस 28 में से आपको मैं फिक्स कर देता हूँ कि आपके जो 14 एलिमेंट्स होंगे, 14 एलिमेंट्स, यहाँ बच्चों एटॉमिक नंबर के बारे में बताऊँ मैं आपको, तो वो आपका रहता है फ्रॉम z इज इक्वल टू 58 टू z इज इक्वल टू 71. 14 एलिमेंट्स आपको यहाँ दिखेंगे. नेक्स्ट आपको जो 14 एलिमेंट्स होंगे, ठीक है, उनके एटॉमिक नंबर्स के बारे में भी आपको मैं बता देता हूँ. तो उनके एटॉमिक नंबर्स बच्चों आपके बिलोंग करते हैं z इज इक्वल टू 90 से z इज इक्वल टू 103 तक, ठीक है, ध्यान रखना. तो ये आपके 14 एलिमेंट्स बेटा ऊपर से, 14 एलिमेंट्स आपको यहाँ से, टोटल आपके 28 एलिमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे. तो इनको हम लोग बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. अच्छा, अब देखना ध्यान से कि ये जो 14 एलिमेंट्स हैं, जहाँ पे एटॉमिक नंबर आपका 58 से लेके 71 तक मूव कर रहा है, और नेक्स्ट आपका 14 जहाँ पे 90 से लेके 103 तक मूव कर रहा है. मैं एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है. अभी तो पहले देखते हैं. तो ये जो ऊपर के 14 एलिमेंट हैं, तो बच्चों यहाँ पे रो बनेगी, आपकी हॉरिजेंटल रोज होंगी, ठीक है, हॉरिजेंटल रोज होंगी इन 14 के लिए, और इन 14 के लिए भी आपकी हॉरिजेंटल रोज आपको देखने को मिली थी. अगर आपको पता है पीरियड टेबल के बारे में, तो मैंने डिस्कस करा था, वहाँ पे आपको बताया था, अलग से ही बताया था कि दो आपकी रोज बन रही है, जहाँ पे 14 एलिमेंट्स के एलिमेंट का अरेंजमेंट है, कॉम्बिनेशन है. जहाँ पे फर्स्ट आपकी रो थी, वहाँ पे 58 एटॉमिक 58 से लेके 71 तक आपका रो था. सेकेंड में आपके 14 एलिमेंट्स से, तो आपके दूसरी जो हॉरिजेंटल रोज थी, वहाँ पे आपको 90 से लेके 103 एटॉमिक नंबर तक आपको देखने को मिल रही थी. और ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि हमारी जो मेन पीरियड टेबल थी, उसके नीचे आपने देखा होगा, तो वहाँ पे दो रो आपको देखने को मिलती हैं. तो ये सारे के सारे जो दोनों रो की जो कॉम्बिनेशन है, मतलब जो फर्स्ट रो जहाँ पे एटॉमिक नंबर 58 से 71, सेकेंड रो जहाँ पे 90 से 103, अगर इनका कॉम्बिनेशन कर दोगे, तो ये सारे के सारे एलिमेंट को बेटा हम लोग बोल देते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. क्या बोलते हैं हम लोग? एफ ब्लॉक एलिमेंट्स बोल देते हैं. ध्यान देना, यहाँ पे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के नाम से भी कॉल करते हैं, ठीक है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है आपका ट्रांजिशन एलिमेंट, तो हम लोगों ने पढ़ा था डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर. तो यहाँ पे एक वर्ड है बच्चों इनर. तो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम लोग कैसे, इनको क्यों बोलते हैं? तो देखो, इसके पीछे एक बहुत बेसिक सा रीज़न है कि जब आपके ऐसे कोई सी भी एलिमेंट, मैं किसी भी एलिमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, जहाँ पे आपका जो एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स, बच्चों कौन सा हम बात कर रहे हैं? एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है बाहर से, ठीक है, वो आपके, जैसे मान कर चलो, ये हमारे पास इस तरीके से न्यूक्लियस है, यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, और एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आपका यहाँ से मूव किया है इसके अंदर एंटर करने के लिए. तो इसको हम बात करेंगे, दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड एडिशनल इलेक्ट्रॉन. तो क्वेश्चन मैं वही बात कर रहा हूँ इनर ट्रांजिशन एलिमेंट को समझाने के लिए. तो किसी भी एलिमेंट में जब आपका एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स एंटर करता है, और कहाँ बच्चों एंटर करता है? n-2 f ऑर्बिटल में. ध्यान दो, n-2 f ऑर्बिटल्स में. जब लास्ट जो आपका आने वाला एडिशनल इलेक्ट्रॉन है,
अगर n-2, इसको आप अंडरलाइन करना इंपॉर्टेंट है, n-2 f ऑर्बिटल्स में अगर वो एंटर कर रहा है तो डेफिनेटली हम उसे बोलेंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे बच्चों? उसको बोलेंगे हम इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से हम लोग इसे करते हैं कॉल। क्लियर है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनको समझने के लिए एक बेटा यहाँ पे स्टेटमेंट में देने वाला हूँ, जरा ध्यान देना। एक आपका होता है बच्चों पेनल्टीमेट शेल। फर्स्ट वन इज पेनल्टीमेट सेल, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ पेनल्टीमेट शेल। और एक सेकंड आपका होता है, दिस इज द एंटी पेनल्टीमेट शेल। एंटी पेनल्टीमेट शेल, ठीक है, ध्यान दो। तो इसमें पेनल्टीमेट शेल और एंटी पेनल्टीमेट शेल के बारे में जो हम डिस्कस कर रहे हैं, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि एंटी पेनल्टीमेट शेल क्या होती है। तो दिस इज़ द नेक्स्ट टू पेनल्टीमेट शेल। ये बच्चों रहती है आपकी नेक्स्ट टू पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। पेनल्टीमेट शेल से नेक्स्ट जो आपकी सेल मिलती है उसको हम बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल या एनर्जी सेल्स के नाम से इसे हम कॉल करते हैं। जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से कन्फ्यूजन हो रहा है, लास्ट इलेक्ट्रॉन्स कैसे मूव कर रहा है, कहाँ से किस तरीके से आपके एलिमेंट आयोनाइज हो रहे हैं। लेकिन अभी आपको डिस्कस मैं ये कर रहा हूँ कि इसको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हम लोग क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो हम हेल्प लेने वाले हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल की और पेनल्टीमेट शेल के बारे में। तो जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे n-2f ऑर्बिटल्स आपको देखने को मिलता है। तो n-2f जो ऑर्बिटल्स है बच्चों, वो एक्चुअली में क्या है, एंटी पेनल्टीमेट शेल है, एनर्जी शेल है। ध्यान दो, जो हम n-2f ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं वो बिलोंग कर रहा है एंटी पेनल्टीमेट शेल के, और पेनल्टीमेट शेल से बिलोंग नहीं कर रहा है। अभी वही तो हम बता रहे हैं कि जब आप इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एंटर करेगा, जब हम एक बेसिक बात करते हैं कि एफ लॉक एलिमेंट्स के अंदर लास्ट और डिफ्रेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन्स जब वो एटम में मूव करेगा, एंटर करेगा, ठीक है, तो आपको पता है यहाँ पे एफ लॉक के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एफ ऑर्बिटल्स के अंदर 7 आपके ऑर्बिटल्स रहते हैं, है ना। टोटल आपके 14 इलेक्ट्रॉन्स आपके फिल किए जाते हैं। तो 7 की अगर बात करोगे तो उसमें से कहीं भी एक के अंदर मूव कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इन 7 में से कहीं भी एक पोजीशन को इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाइड करेगा, तो हम बोल देंगे भाई एफ ब्लॉक से आपका एलिमेंट्स बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अब जब एंटी पेनल्टीमेट शेल की बात करते हैं तो एंटी पेनल्टीमेट शेल में ही आपको डिफाइन करना है एफ ऑर्बिटल्स, जो लिखा है मैंने n-2f ऑर्बिटल्स, ठीक है। वहाँ पे आपका क्या करेगा, एंटर, आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका एंटर कर जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं नेक्स्ट टू पेनल्टीमेट एनर्जी सेल, जिसको बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल। तो ध्यान ये दो कि एफ लॉक एलिमेंट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन एंटर करते हैं तो वो पेनल्टीमेट शेल में एंटर नहीं करेंगे, वो मूव करते हैं, वो एंटर करते हैं नेक्स्ट टू पेनल्टीमेट एनर्जी सेल, जिसको हम बोलते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। अब इसी चीज़ को लेकर हम डिस्कस करने वाले हैं कि एंटी पेनल्टीमेट शेल जो यहाँ पे है n-2f ऑर्बिटल्स, ये बच्चों काफ़ी डेप्थ में, काफ़ी डीप में लाई करती है विद इन दी कर्नेल। ध्यान दो, पेनल्टीमेट शेल के कंपैरिजन में एंटी पेनल्टीमेट शेल है जो n-2f ऑर्बिटल्स को बिलोंग कर रही है, ये आपका एंटी पेनल्टीमेट शेल कर्नेल्स के अंदर काफ़ी डेप्थ में होते हैं, काफ़ी डीप में होते हैं एज़ कम्पेयर टू पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम क्या बोलते हैं बेटा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो बट समझो इनर का मतलब क्या है। इनर का मतलब आपको समझ में आया होगा। इनर का बेसिक मीन क्या है कि इनर इज टोटली बिलोंग फ्रॉम एंटी पेनल्टीमेट शेल। और एंटी पेनल्टीमेट शेल बच्चों क्या होती हैं, वो काफ़ी क्लोज, मतलब काफ़ी डेप्थ होती हैं आपकी कर्नेल्स के अंदर, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे हम वर्ड यूज़ करते हैं इनर। और यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन्स आपके ऐड होते हैं, जब एडिशनल इलेक्ट्रॉन आपका आएगा तो n-2f ऑर्बिटल्स में जा रहा है, बात समझ में आ रही है। तो उनको हम बेटा वो रिलेट करते हैं एंटी पेनल्टीमेट शेल। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से एफ लॉक एलिमेंट के अंदर 14 एलिमेंट्स एक रो के अंदर, नेक्स्ट 14 आपको एटॉमिक नंबर में डिस्कस कर दिया है। इसके बाद 2 आपको रोज मिलेंगी, हॉरिजॉन्टल रोज, जो आपके पीरियड टेबल से, जो मेन पीरियड टेबल से नीचे आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। उन दोनों कॉम्बिनेशन को बोलते हैं एफ लॉक एलिमेंट।
फिर इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि बच्चों इनर वर्ड आपको मैंने समझा दिया एंटी पेनिट्रेट शेल को लेके, बाकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को भी होल्ड करते हैं, तो इसलिए इसको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी डिस्कस करते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स किसको बोलते हैं वो भी ऑलरेडी हम डिस्कस आपको कर चुके हैं। तो ये एफ लॉक का बेसिक आइडिया यहाँ पे आपको हो गया होगा। अब चलते हैं बेटा हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे इसकी आपकी 2 पार्ट देखने को मिलेंगे। फर्स्ट पार्ट होगा दिस इज द लेंथेनॉइड सीरीज, ठीक है। और सेकंड पार्ट की हम बात करते हैं तो वो जो रहती है एक्टिनॉइड सीरीज दिस इज ऑल्सो लेंथेनॉइड सीरीज। अब सबसे पहले बात करेंगे कि लेंथेनॉइड सीरीज़ के अंदर जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो किस तरीके से है, ठीक है। तो लेंथेनॉइड सीरीज़ के अंदर जो आपका इलेक्ट्रॉन्स होगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 4f ऑर्बिटल्स, ठीक है। ध्यान दो बच्चों 4f के अंदर। अब यहाँ से आपको जब एटॉमिक नंबर के बारे में डिस्कस कर रहे हैं तो बच्चों वो आपको Z इज इक्वल टू 58 से लेके Z इज इक्वल टू 71 तक, ठीक है, जहाँ पे 4f ऑर्बिटल्स के बारे में बात करी जा रही है। ध्यान रखना इसके बारे में। जो हम बात करेंगे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक बेसिक जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको लेके। तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ओके, तो यहाँ पे इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा दैट इज़ दी 4f, यहाँ से बच्चों 2 to 14, देन 5s 2 होगा, 6p नहीं, यहाँ से आपका 5 में ही रहेगा पहले, तो 5 हम पहले कर देते हैं, 5p 6, नेक्स्ट आपका 5d 0 या फिर आपका 1, ठीक है। नेक्स्ट आपका 6s 2, ठीक है। ये आपका यहाँ पे रहता है इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ध्यान दो बच्चों 5 के देखो इधर आपका 4 है, इधर आपका 6 है। हम जनरली क्या करते हैं कि जब कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो लिखते समय हम लोग क्या करते हैं, आपका f और s को हम लोग करते हैं रिप्रेजेंट, ठीक है ना। अगर मैं इसके बेसिक कॉन्फ़िगरेशन को और प्रॉपर आपको बता सकूं तो ध्यान देना कि यहाँ बच्चों हम लेके आते हैं n-2f 1 से लेके 14, नेक्स्ट n-1 d ये 0 या फिर आपका यहाँ पे 1, नेक्स्ट हम बात करते हैं तो ns2। अभी ये जो n है वो तो आपका पीरियड नंबर है, तो आपको पता है यहाँ पे n इज इक्वल टू 6 पीरियड। अब वो आपको पता है आपका जो लेंथेनॉइड सीरीज़ थी वो आपके n इज इक्वल टू 6 से आपका स्टार्ट होता है लेंथेनम एलिमेंट्स से, ठीक है ना। तो जब n इज इक्वल टू 6 आप पुट करोगे तो ये आपका यहाँ पे 6s2 हो जाएगा जो आपको ऊपर मिल रहा है। जब 6 यहाँ पुट करोगे तो यहाँ से आपको n-1 का मतलब आपको 5 मिलेगा, तो 5d 0 या 1 वो आपको मिल रहा है। जब n इज इक्वल टू 6 यहाँ पुट करोगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 4, 6 - 2 4, तो 4f आपका यहाँ से हो जाएगा 1 to 14। ध्यान देना, लेकिन 1 to 14 आपकी रेंज हो रही है, लेकिन क्वेश्चन तो यहाँ पे है कि ऊपर मैंने आपका 2 to 14 लिखा है, तो इसका जो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है ना वो आपका 4f 2 to 14 है। दिस इज़ द करेक्ट, ठीक है। 1 क्योंकि देखो मैं अगर आपको बात करूँ तो हमारे NCERT के अंदर 1 to 14 डिस्कस किया गया है, लेकिन जो करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन है वो 2 to 14 है, क्योंकि हम लोग स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को लेकर भी डिस्कस करेंगे। तो वहाँ पे आपका 4f है वो आपके 2 से ही आपका डिफाइन किया जाएगा, ठीक है ना। जो 4f की हम लोग बात कर रहे हैं, अगर आपको पता है कि लेंथेनॉइड सीरीज़ के अंदर, तो लेंथेनॉइड सीरीज़ के अंदर जब आपका ये कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन हो जाएगा तो वहाँ पे किस तरीके से आपके जो f के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आपके मूव करेंगे वो हम लोग वहाँ पे क्लासीफाइड करेंगे, ठीक है ना। तो आपको वहाँ पे और प्रॉपर समझ में आ जाएगा, क्योंकि जो लेंथेनॉइड आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है उसमें आपको पता है वो जीनोन सब आपके बिलोंग करते हैं। आउटर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर नोबल गैस में जीनोन आता है, 5d1 होता है आपका, फिर आपका 6s2 में आपको यहाँ पे बता भी देता हूँ कि अब पहला एलिमेंट आपको ले लेते हैं लेंथेनम। ध्यान दो, ठीक है। इसका एटॉमिक नंबर कितना हुआ था जरा बताओ आप मुझे, 57 होगा, ठीक है। और जब इसकी कन्फ्यूजन की बात करते हैं आउटर कन्फ्यूजन नोबल गैस की हेल्प से, तो जीनोन आपको मिलेगा, ठीक है। बचेंगे कितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आपके, बचेंगे 3 इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे, 3 बचेंगे, ठीक है ना। तो 3 को अगर आपको फिल करना है ना
तो देखो कैसे आपके फिल हो जाएंगे। तो यहाँ से आपको 5D ये 1 हो जाएगा और 6S आपका 2 होता है। ठीक है, ये कन्फ्यूजन देखने को आपको मिलता है। नेक्स्ट इसकी बात करते हैं तो आपको शेरियम मिलता है, मतलब CE होगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन एटॉमिक नंबर इज़ 58 आपको मिलेगा और इसका जो आपका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो आपका जीनोन आएगा। लेकिन यहाँ पे आपका 5D ना के बच्चों 4F आपका कितना होगा 2, 4F2 हो जाएगा और आपका 6S2 आएगा। ठीक है, तो 4F देखो बेटा यहाँ से आपको 2 दिख रहा है तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 से स्टार्ट किया, 4F2 और आपका 6S2 हो गया। इसके बाद बात करते हैं तो आपका प्रेसोडाइनियम करके मिलता है जिसको हम करते हैं रिप्रेजेंट PR से। ठीक है, एटॉमिक नंबर की बात करते हैं 59 और इसके लिए बच्चों यहाँ पे आपको मिलेगा जीनॉन और जो कन्फ्यूजन होगा वो हो जाएगा आपका 4F3 और 6S2। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी हम लोग कन्फ्यूजन पे बात करेंगे तो आपको और बेटर समझ में आ जाएगा। बट यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ये भी करेक्ट है और ये ऊपर वाला भी करेक्ट है, क्योंकि 1 से यहाँ पे जरूर लिखा है लेकिन 4F1 को लेके यहाँ पे जो स्टेबिलिटी की बात करी जाती है तो उसको थोड़ा सा आपका एक मैं पॉइंट डिस्कस करूँगा तो आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा ना कि किस तरीके से आपके 4F आपका 2 से डिफाइन किया जा रहा है। क्लियर है? यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सबसे पहले बच्चों मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे कि हमारे जो लैंथनॉइड सीरीज़ है उसके ऊपर। तो देखो पहले तो आपको मैं ये बताऊंगा कि जब एनर्जी के बारे में बात करते हैं तो 5D एंड 4F ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी है पहले इसको क्लियर कर लेते हैं। तो ज़रा ध्यान देना, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ N+L रूल से तो 5D की एनर्जी बच्चों कितना हो जाएगा, N तो आपको 5 दिख रहा है, L की वैल्यू बात करेंगे तो आपको पता है S के लिए देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ L की वैल्यू फॉर द S बेटा कितनी होती है 0, P के लिए बच्चों कितनी होती है 1, D के लिए कितनी होती है 2, F के लिए कितनी होती है बच्चों 3। ठीक है ना, इस तरीके से। तो 5 + D का मतलब बेटा यहाँ पे 2 तो कितना हो जाएगा आपका 7। ठीक है, और 4F की एनर्जी की बात करते हैं N+L से तो N आपको दिख रहा है 4 और F की वैल्यू बच्चों कितनी है 3 तो कितने बेटा हो जाएगा आपका 7, है ना। अब देखो यहाँ तो आपको एनर्जी इक्वल मिल रही है बट बेटा आपके डिफरेंट ऑर्बिटल्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जब मैंने आपको डिस्कस किया था जहाँ पे आपकी N की वैल्यू अधिक हो जाती है, मतलब N की वैल्यू जब आपकी कंपेयर करने पे मैक्सिमम जिसकी हो जाएगी ऑर्बिटल्स की, उसकी जो एनर्जी होती है वो बच्चों मैक्सिमम होती है, ऐसा हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था। तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे दिखेगा कि आपके 5 आपको N=5 आपको अधिक दिख रहा है तो ऑब्वियसली 5D की जो एनर्जी है वो आपकी 4F से अधिक हो जाती है। लेकिन ये ज़रूर ध्यान देना कि जो हम न्यूक्लियस को लेकर स्टडी कर रहे होते हैं तो वहाँ पे एक एटम के बारे में अगर आप देखोगे तो अगर मैं ऑर्बिट की बात करूँ तो N=1 यहाँ मिलेगा, ये N=2 होगा, ये N=3 होगा, यहाँ पे ये N=4 होगा, नेक्स्ट यहाँ पे N=5 होगा। तो ध्यान देना कि N=4 का मतलब ये देखो 4F रिप्रेजेंट किया जा रहा है, N=5 का मतलब ये 5D रिप्रेजेंट किया जा रहा है। अब देखो न्यूक्लियस से एक जो डिस्टेंस है, ध्यान दो बच्चों, न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस है अगर मैं बात करूँ 4F और 5D की तो कहीं ना कहीं बच्चों जो डिस्टेंस है वो आपकी काफ़ी अधिक है। तो जो न्यूक्लियस का इन्फ्लुएंस होगा, है ना, जो न्यूक्लियस का इफेक्ट होगा किसके ऊपर, 4F के ऊपर और 5D के ऊपर, वो बहुत ही लेस होगा। मतलब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यूज बहुत ही लेस होगी, बहुत ही वीक होगी। तो जब इसका न्यूक्लियस का इफेक्ट बहुत ही वीक होगा तो उस केस में ऐसा माना जाता है कि जो 4F है और जो आपकी 5D है उनकी जो एनर्जीज़ हैं, ध्यान दो बच्चों, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है, उनकी जो एनर्जीज़ हैं वो कैसी बच्चों होती है, इक्विवेलेंट होती है, मतलब लगभग नियरली इक्विवेलेंट। ठीक है, नियरली सेम, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो जब इनकी एनर्जी लगभग सेम आपकी रहती है तो जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहाँ पे तो बेटा कहीं ना कहीं आपकी इरेगुलरिटी आने वाली है। बात तो समझो ध्यान से, वहाँ पे आपकी इरेगुलरिटीज़ आपको देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी,
भाई इस देखो 4f की 5d की भी एनर्जी लगभग सेम है, किससे 4f से। तो इलेक्ट्रॉन्स किस में जाना चाहेगा, क्या इलेक्ट्रॉन्स 4f में जाना चाहेगा या फिर इलेक्ट्रॉन्स आपके 5d में जाना चाहेगा, पहले इलेक्ट्रॉन्स किस में जाना चाहेगा, ये भी समझने वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूज़न रहता है, इसमें मैं ये क्लियर करूँगा आपको, क्योंकि एनसीईआरटी ने जिस तरीके से बोला है, बाकी अगर आप अच्छी रेफरेंस बुक उठा के देखोगे तो वहाँ पे आपका कन्फ्यूजन थोड़ा सा अलग तरीके से लिखा हुआ है। तो ये जो इरेगुलरिटीज़ है, जो कन्फ्यूज़न है, वो ये कन्फ्यूजन रहता है कि बहुत से लोग 5D की एनर्जी को अधिक मान लेते हैं, हाँ, और बहुत सी जगह आपके 4F की एनर्जी को अधिक माना जाता है ना। तो वहाँ पे कन्फ्यूजन रहता है भाई। लेकिन जब हम बात करते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के प्रैक्टिकली, अगर मैं सीन की बात करूँ, यहाँ पे ग्राउंड स्टेट की बात करूँ, तो उस केस में एनर्जी लगभग आपकी सेम रहती है 4F और 5D की। तो इसी चीज़ को हम लोग करेंगे यहाँ पे क्लियर, जिसकी वजह से बहुत सारी इरेगुलरिटीज़ आपको देखने को मिलने वाली हैं। तो चलते हैं, जो हमारे एक्सेप्टेड कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होंगे उस पर हम बात करेंगे। क्लियर है, तो चलते हैं। सबसे फर्स्ट एलिमेंट बेटा आपका आएगा, दैट इज़ दी लेंथनम। इसका एटॉमिक नंबर बच्चों आपको पता है 57। हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन जो बात करने वाले हैं वो बेटा नोबल गैस की हेल्प से करेंगे, ध्यान दो। तो आपको पता है यहाँ पे ज़ीनोन आएगा, और जो थ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको बचेंगे, तो बेटा आपको पता है ये यहाँ से आपका आ जाएगा 5d1 और ये हो जाएगा आपका 6s2। तो देखो क्वेश्चन है कि यहाँ पे लेंथनम हमारा फर्स्ट एलिमेंट है, तो इसकी जो आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो बाकी एलिमेंट्स के साथ मैच करती हुई दिखती हैं। तो लगभग हम क्या करते हैं, एक ही कैटेगरी के अंदर इन एलिमेंट्स को हम डाल देते हैं। क्लियर हो गया। अच्छा, अब देखो इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आपको मिलेगा, दैट इज़ दी सी इज़ कॉल्ड शेरियम। इसका एटॉमिक नंबर बच्चों रहता है 58, और यहाँ पे इसका कन्फ्यूजन हो जाएगा जीनोन। इसका बच्चों यहाँ पे होगा 4f, ध्यान देना 1। अभी मैंने 4f2 भी डिस्कस किया था। नेक्स्ट देखो 5d1 मिलेगा, नेक्स्ट आपको मिलेगा 6h2। तो जैसा हम बात कर रहे थे, भी ध्यान देना, इसके पहले हम लोगों ने एक पॉइंट भी डिस्कशन किया था कि 4f और 5d की जो एनर्जीज हैं बच्चों वो इक्विवेलेंट है, लगभग सेम है। तो उस केस में एक क्वेश्चन ये आता है कि थर्मोडायनेमिकली फिजिबिलिटी कहाँ पे प्रॉपर आपको दिखने वाली है, क्वेश्चन ये है। तो एनर्जेटिकली फेवरेबल कंडीशंस आपकी किसके साथ आपकी फॉर्म होती हैं। तो देखो कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जहाँ से 5d से इलेक्ट्रॉन्स 4f में मूव कर जाता है, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आपका मूव नहीं करता है। ठीक है, वो उसी तरीके से आपका प्रेजेंट रहता है। तो इसमें एक पॉइंट ये होता है कि देखो इस इन केस ऑफ शेरियम के बारे में अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आपका, अगर आप NCERT पे जाओगे, अदर रेफरेंस बुक में जाओगे, तो इसका कन्फ्यूजन लिखा होगा इस तरीके से 4f2, और यहाँ लिखा होगा आपका 6s2। इसमें ऐसा है कि 5d इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपका मूव कर गया है। जो थर्मोडाइनमिकली बच्चों जनरली हम स्टेबिलिटी की बात कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपका 2 आते ही 4f और 5d की जगह थोड़ी सी अगर आप बात करो, तो 5d की एनर्जी आपको अधिक दिख रही होती है, क्योंकि n=5 है ना, n+l रूल से तो इक्वल आती है आपकी। ठीक है, 7 और अगर आप एनर्जी लेवल की बात करोगे तो n=5 की वैल्यू अधिक होगी। तो 5 से जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन 5d से वो आपके 4f में जैसे मूव करेगा, तो ये जो सेकंड वाला कन्फ्यूजन है, जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन सेकंड वाला है, ये जनरली आपका कैसा दिख रहा है, आपका स्टेबल दिख रहा है। तो स्टेबल दिख रहा है, तो इसलिए इस सेकंड कॉन्फ़िगरेशन को भी एक्सेप्ट किया गया है। लेकिन फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन भी आपका एक्सेप्टेड है, ऐसा नहीं कि वो एक्सेप्टेड नहीं है, एक्सेप्टेड। जब एनर्जी की बात करते हैं तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं, तो सेकंड इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू फर्स्ट। तो बोथ आर करेक्ट, वो ध्यान रखना पड़ेगा क्वेश्चंस में किस तरीके से आपका डिस्कस किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेसोडोनियम। ये जो एलिमेंट है इसके लिए बेटा आपका यहाँ पे एटॉमिक नंबर आपको पता है 59 होगा। कॉन्फ़िगरेशन की बात कर लेते हैं तो आपका जीनोन होगा। नेक्स्ट इज 4f3 और 6s2। ठीक है, इस तरीके से। तो बाकी के आपके एलिमेंट हैं वहाँ पे उनके आप कॉन्फ़िगरेशन निकाल पाओगे, ऐसे उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वैसे तो जो मैं एक बार आपको कर ही देता हूँ। चलो नेक्स्ट हम ले लेते हैं यहाँ पे न्यूडाइनियम। ठीक है, इसका आपको मिलेगा 60 एटॉमिक नंबर। कन्फ्यूजन होगा आपका यहाँ से जीनोन 4f, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपको मिलेंगे 6s2।
इसके बाद नेक्स्ट बच्चों आपको मिलेगा प्रोमेथियम PM, इससे हम करेंगे रिप्रेजेंट। एटॉमिक नंबर इज 61, नाउ इट इज़ ए जीनॉन। और यहाँ पे आपको मिलेगा 4f5 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे और आपका 6s2। इसके बाद बच्चों आपको मिलेगा समेरियम करके मिलता है SM, इसको हम करते हैं रिप्रेजेंट। एटॉमिक नंबर आपको 62 एंड इट इज जीनॉन एंड 4f6 होगा और 6s आपका 2 होगा। इसके बाद बच्चों आपको पता है यूरोपियम, ठीक है, EU से करते हैं रिप्रेजेंट यूरोपियम, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज 63 एंड बच्चों कन्फ्यूजन हो जाएगा आपका जीनॉन 4f आपका 7, ठीक है, हाफ फिल्ड हो गया, स्टेबिलिटी डिफाइन करेगा। और 6s आपका 2। बेटा यूरोपियम के बाद आता है आपका गोडोलियम करके आता है, इसको करते हैं रिप्रेजेंट GD से, ठीक है। नाम बताना गैडोलियम करके आता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज 64 एंड जीनॉन मिलेगा। नेक्स्ट इसके बाद बच्चों आपको स्टेबिलिटी मतलब ये 4f7 ही रहेगा और फिर यहाँ पे आपको 5d1 और 6s2। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है गोडोलियम जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, स्टार मैंने किया हुआ है। इट इज़ ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन, ध्यान रखना है इसको, ठीक है। जो आपके हाफ फील्ड हैं, फुली फील्ड हैं, ठीक है, उनको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन जनरली आपके बन सकते हैं, है ना, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन का आइडिया को लेके, ठीक है। आपके स्टेट टेबल के अंदर ही बन जाते हैं कभी कभी क्वेश्चंस, और मेंस के अंदर ही पूछते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बेस पे, और नीट के अंदर तो डायरेक्ट क्वेश्चन सीधा पूछते हैं इसमें इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन कौन सा आपका करेक्ट है, ठीक है। चलो, तो इसके बाद नेक्स्ट बेटा आपको मिलेगा टर्बियम करके मिलेगा, रिप्रेजेंटेड बाई TB। एटॉमिक नंबर बेटा आपका यहाँ 64 था, ये 65 हो जाएगा। एंड व्हाट इज़ द नेट गैस कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको जीनॉन मिलेगा। और इसके साथ बच्चों यहाँ पे 4f8 नहीं होके ये हो जाएगा आपका 4f9, ध्यान दो, और ये रहेगा आपका 6s2। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट आपको मिलेगा डाइसोप्रोशियम करके, रिप्रेजेंटेड बाई D। एटॉमिक नंबर बेटा इसका रहता है 66, ठीक है। रिप्रेजेंटेड बेटा आप इसके आप 66 इलेक्ट्रॉन को फिल करना है तो जीनॉन आ जाएगा। और 4f बच्चों यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना 10 हो जाएगा और 6s आपका 2 हो जाएगा, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं होल्मियम की, रिप्रेजेंटेड बाई HO। एटॉमिक नंबर इज 67। इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन की बात करेंगे तो 4f आपका जो होगा वो 11 हो जाएगा और 11 का बेटा 6s आपका रहेगा 2 इलेक्ट्रॉन्स। पोलोनियम के बाद आपको मिलेगा इर्बियम, ठीक है, डिपेंड बाई ER। एटॉमिक नंबर इज 68 एंड यहाँ पे मिलेगा आपको जीनॉन। और यहाँ बच्चों आपको मिलेगा 4f11 था तो ये 12 हो जाएगा, बाकी आपका 6s2। इसके बाद आपको इर्बियम के बाद मिलेगा बच्चों थूलियम मिलेगा, ठीक है, रिप्रेजेंट बाई TM, ठीक है, थूलियम इसकी बात कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर इज 69। अब यहाँ बच्चों आपको जीनॉन के साथ मिलेगा 4f13 एंड 6s आपको मिलेगा 2, ठीक है। नेक्स्ट कन्फ्यूजन की तरफ बात करेंगे, ठीक है। थूलियम के बाद इट इज़ ए यट्रियम, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाई कैपिटल बाई एन स्मॉल b। एटॉमिक नंबर इज 70 एंड इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन बच्चों होगा इसका जीनॉन एंड 4f14 6s2, ठीक है। नेक्स्ट आपको मिलेगा लुटेरियम, ठीक है, लास्ट एलिमेंट है ये Lu, ठीक है। लुटेटियम आपको मिलेगा। लुटेटियम का मतलब ये आपका 70 एटॉमिक नंबर एंड कन्फ्यूजन होगा आपका जीनॉन 4f14। और वैसे आपको पता है तो पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर आप देखोगे वहाँ पे लेक्चर्स हमारे, तो वहाँ पे मैंने एक सॉल्ट ट्रिक भी डिस्कस करी है, ठीक है। यहाँ तो मैं एनर्जी की सीक्वेंस को लेके भी मैंने डिस्कशन किया है, वहाँ पे मैंने एक शॉर्ट फॉर्म डिस्कस करी थी कि कौन कौन से नंबर किस तरीके से वहाँ पे आपके 4f के अंदर फिल किए जाएंगे। तो इजी ट्रिक आपको डेफिनेटली याद होनी चाहिए और आपको वहाँ पे बिल्कुल बेसिक बताया था, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको कवर हो गया। जब हम बात करते हैं यहाँ पे स्टेबिलिटी को लेके, तो स्टेबिलिटी के अंदर आपका जो हाफ फील्ड है और जो फुली फील्ड है, हाफ फील्ड का मतलब बच्चों 4f7 हो गया, फुली फील्ड का मतलब आपका 4f14 जो लास्ट का दिख रहा है, ये ऑब्वियसली बेटा आपके हाफ फील्ड हैं, फुली फील्ड हैं, तो ये आपके मोर स्टेबल होते हैं, मतलब ज़बरदस्त स्टेबिलिटी करते हैं रिप्रेजेंट, ठीक है। मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, जहाँ पे आप देख सकते हो
एक बेटा हम लोगों ने बात की थी यूरोपियम एलिमेंट, आपको पता होगा। तो यूरोपियम के अंदर बेटा कन्फ्यूजन क्या आया था, याद करो। मैं बात कर रहा हूँ यूरोपियम की, रिप्रेजेंट बाई EU। एटॉमिक नंबर उसका कितना था, 63 था। इलेक्ट्रॉन्स बेटा आपके फिल कर रहे हैं तो आपकी जीनोन, और बचे इलेक्ट्रॉन्स आपके जो होंगे वो हो जाएंगे 4f में, आपके हाफ फील्ड में 7 चला जाएगा, और 6s2। तो दिस इज़ द मोर स्टेबल कन्फ्यूजन बिकॉज ऑफ हाफ फील्ड कन्फ्यूजन। यहाँ पे 4f7 है ना। इसके बाद अगर आप बात करोगे तो आपका ये ट्रिबियम आपको पता है, ये ट्रिबियम ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाई YB, ठीक है। एटॉमिक नंबर इज 70। इसका कन्फ्यूजन क्या था आपका, जीनॉन, और यहाँ पे आपका हो गया था 4f14 और 6s2। तो ये भी देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है बेटा 4f14, इट इज़ कम्प्लीटली फील्ड, तो दैट्स वाई ऑल्सो स्टेबल। तो ये भी आपका फुली हाफ फील्ड और फुली फील्ड होने की वजह से इनको एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी देखने को मिल जाती है इन पर्टिकुलर एलिमेंट्स को लेके। क्लियर है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट को लेके। तो जो लैंथेनॉइड हैं उनके साथ जो जनरल आपकी मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपकी रहती है, दैट इज़ द +3, ठीक है। तो +3 आपको मिलती है, इट इज़ ए कॉमन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट या नंबर, ठीक है। यस, +3 आपको जनरली देखने को मिलती है। आपके मेटल्स की प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, तो आप कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स आपके रिलीज यहाँ से होंगे। लेकिन इनके अलावा भी कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो +2 एंड +4 ऑक्सीडेशन नंबर को भी होल्ड करते हैं, ठीक है। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसमें जो स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ अगर आप मूव करना चाहोगे, तो जहाँ पे आपको दिखता है 4f0, नेक्स्ट 4f7, नेक्स्ट 4f14, तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, जहाँ पे ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन आपका अचीव्ड हो जाएगा किसी भी एलिमेंट को लेके या किसी भी आयंस को लेके, जो हम बात कर रहे हैं लैंथेनॉइड सीरीज़ की, तो ये बच्चों आपके स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपको एग्जांपल्स देखना है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बेस पे, तो बच्चों पहला एग्जांपल ले लेते हैं Ce+4। तो Ce+4 का आपको पता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो Ce+4 में से करना क्या है, आपको Ce में से 4 इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। तो जो पहला जरा कन्फ्यूजन लिख लो इसका है, व्हाट इज एटॉमिक नंबर, तो 58, ठीक है। लेंथ आपको लैंथेनम के नीचे देखने को मिलता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन आपका हो जाएगा इसका जीनोन, और जीनोन के बाद आपको मिलेगा 4f1, 4f2 भी हम लिखते हैं, और नेक्स्ट आपका 5d1, ठीक है। वो हम स्टेबिलिटी के बेस पे भी हम लोगों ने बात करी थी, तो आप समझ गए होगे। तो यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने हैं, 2 यहाँ से, एक मतलब टोटल बाकी 4, चारों बाहर निकाल दो। 4 अगर आप बाहर निकालोगे तो यहाँ पे क्या आपको देखने को मिल जाएगा बच्चों, 4f के पास जो होगा वो मिलेगा 0। 4f 0 मिला, मतलब आपका स्टेबिलिटी रिप्रेजेंट कर रहा है। आपको बात समझ में आ रही है। तो Ce+4 आपका मोर स्टेबल होगा सीरियम के लिए, ठीक है। बाकी आपके ऑक्सीडेशन नंबर कंपैरिजन में। नेक्स्ट इज Tb+4। बताओ बच्चों, इसका चेक करो। तो Tb+4 के अंदर आपको मिलेगा 4f7, ठीक है। इसी तरीके से हम अगर बात करें Eu+2, ठीक है, इसका बेटा कन्फ्यूजन में क्या होगा, यहाँ से आपको मिलेगा 4f7, इट इज़ ऑल्सो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, स्टेबल स्टेट, है ना। नेक्स्ट इज Yb+2, ठीक है, इसके अंदर बच्चों मिलेगा 4f14, दिस इज़ ऑल्सो फुली फिल्ड। तो मतलब ये आपका जो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ऑक्सीडेशन नंबर, तो आपका जो C है उसके लिए आपका +4 मोर स्टेबल, Tb के लिए +4 मोर स्टेबल, U के लिए आपका +2 स्टेबल, Yb के लिए आपका +2 मोर स्टेबल स्टेट। क्योंकि यहाँ पे आपको कॉन्फ़िगरेशन को ध्यान रखना पड़ेगा। इन पर्टिकुलर पैरामीटर्स के बेस पे हम डिसाइड करेंगे कि आपका कौन सा मोर स्टेबल है, कौन सा आपका लेस स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर है इन गिवन क्वेश्चन। क्लियर हो गया। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आप ये बनता है कि +2 और +4 और +3 इन तीनों में से मोर स्टेबल कौन सा है, तो मेरा आंसर होगा +3, है ना। +3 इज़ मोर स्टेबल। क्यों, इसके पीछे एक रीज़न होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करना, ठीक है। तो रिलीज़ करने में कुछ पर्टिकुलर जो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो अगर 3 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करते हैं तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेते हैं, कुछ 2 को रिलीज़ करते हैं तो स्टेबल, अभी हम लोगों ने बात की थी Eu+2 के लेके। कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो आपके 4 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज़ करने पे अपने कॉन्फ़िगरेशन की स्टेबिलिटी डिफाइन कर लेते हैं। तो मैं जनरल बात करता हूँ तो मैक्सिमम एलिमेंट है +3 तो रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन कुछ एलिमेंट्स हैं जो +2 और +4 और +3 को भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जनरल स्टेबिलिटी की बात करूँ
तो आपका हो जाता है बच्चों दैट इज़ दी +3 इज मोस्ट कॉमन स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जब इनके पास पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज आने के साथ साथ यहाँ पे आपका रिड्यूसिंग नेचर एंड ऑक्सीडाइजिंग नेचर, ये भी दोनों हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो जिसमें एक आपका एनसीईआरटी का स्टेटमेंट बहुत अच्छा आपका ये डिस्कस किया गया है, उसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ध्यान दो बच्चों। इसमें से कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जैसे हम बात करते हैं YB+2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका EU+2 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आपका SM+2 हो गया। तो ये आपके जो यहाँ पे मैंने पर्टिकुलर आपको मैंने कैटाइन लिख के रखे हैं, तो कैटाइन जो मैंने आपको दिए हैं ये आपके एनाइन बच्चों अच्छे खासे रेड्यूसिंग एजेंट के तरीके से काम करते हैं, मतलब ये ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करते हैं। अब देखो सीधा सा पॉइंट ये है कि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब ऑक्सीडेशन को सपोर्ट करना। तो आप ये देखना, देखो बेसिक आइडिया रटना कुछ नहीं है, बेसिक आइडिया ये है कि आपके जो भी गिवन एलिमेंट हैं, कैटाइन है, एनायन है, कुछ भी है, ठीक है, अगर वो पर्टिकुलर एलिमेंट के इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को एक्सेप्ट करने के बाद अगर वो अपनी स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपने स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर की तरफ मूव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे या रिलीज करेंगे। सीधा सा कॉन्सेप्ट ये है। तो ये जो मैंने कैटाइनिक फॉर्म आपको दे रखी है, अगर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके अपनी स्टेबिलिटी की तरफ मूव कर रहे हैं तो आपकी बिल्कुल सही है, एक्सेप्ट करने की बात कर रहे हैं। और कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करने की बात करेंगे। जैसे अगर मैं आपको बात करूं तो Ce+4 हो गया, Tb+4 हो गया। ये जो एलिमेंट्स हैं ये बेटा बिहेव करते हैं आपके अच्छे खासे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से। तो इसका मतलब है आप रिडक्शन को सपोर्ट करेंगे, बात समझ में आ रही होगी, है ना। और रिडक्शन का मतलब बच्चों क्या है? रिडक्शन का मतलब है कि ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से क्या एक्सेप्ट करेंगे या फिर रिलीज़ करेंगे। बताओ बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं तो उस केस में आपका रिडक्शन होता है, ठीक है। तो मतलब ये एलिमेंट जब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेंगे तो फिर अपनी स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करेंगे। ये बात ध्यान रखना, अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ मूव कर जाएंगे। और ये जो ऊपर के आपके एलिमेंट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन्स को जब रिलीज़ करेंगे, ध्यान दो, जब इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करेंगे तो रिलीज़ करने पे इनका तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन होते ही बच्चों वो क्या करेंगे, अपनी स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ आपके मूव कर जाएंगे। तो फिर ये काम करेंगे आपके रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से। तो इसमें रटना कुछ नहीं है, मैं आपको हर किसी एलिमेंट के बारे में बता रहा हूँ पूरी प्योर टेबल के अंदर कि किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का स्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर जो है, अगर वो उस ऑब्वियसली वो नेचुरली उसकी तरफ जाना चाहेगा, तो जब वो जाने के लिए दो ही केस कर सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को लेगा या फिर इलेक्ट्रॉन्स को देगा। अगर इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा तो बेटा अच्छा खासा आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरीके से काम करेगा, क्लियर है। और जब वो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज़ करेगा स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, तो फिर आप अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट की तरीके से एक्ट करेगा, जो हम लोगों ने पहले भी डिस्कस कर रखा है, क्लियर है, समझ में आ गया यहाँ पर आपको ये पूरा पॉइंट, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे इनमें एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस को लेके। नेक्स्ट बच्चों हेडिंग होगी हमारी एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियाई। जो हम बात कर रहे हैं लेंथनॉइड सीरीज को लेके, लेंथनॉइड सीरीज। तो लेंथनॉइड सीरीज के अंदर बच्चों जो एटॉमिक एंड आयोनिक रेडियस है वो आपकी रेगुलर डिक्रीज करते हैं, ठीक है। चाहे आप एटॉमिक रेडियस की बात करो, रेडियाई की बात करो, चाहे आप यहाँ पे आयोनिक रेडियाई की बात करो। और आपको पता है कि हमारे जो लेंथनॉइड हैं वो बेटा जाते हैं जनरली आपके ट्राइटोमिक, आपके ट्राइटो मतलब अगर आपकी यहाँ पे को ट्राई बैलेंट आयन के अंदर जाएंगे, मतलब आपके M+3 मैंने बात करी थी, जनरली आपको M+3 के अंदर देखने को मिलते हैं। बाकी मैं ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में भी आपको बता दूँ तो फर्स्ट एलिमेंट आपका यहाँ पे लेंथनम है, इसका बच्चों स्टेबल स्टेट आपका रहता है +3। सेकेंड एलिमेंट इज सीरियम, इसका बच्चों रहता है आपका +3, +4। ये दोनों ही आपकी स्टेबिलिटी डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, आपको दोनों में बेटा मिल जाते हैं कंपाउंड ये दोनों स्टेट के अंदर। पीआर का मतलब बेटा प्रेसोडोनियम, ठीक है, ये आपको यहाँ पे मिलता है +3 एंड +4, ठीक है। एक बारी मैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर देता हूँ, अभी मैं अनस्टेबिलिटी भी आ रही है बता दूंगा आपको, ठीक, कौन से आपका अनस्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर है। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट
न्यूडोनियम, इसका बच्चों आपको मिलता है +2, +3, ठीक है। इसके बाद आपको मिलता है PM ना प्रोमेथियम करके, और इसका बच्चों रहता है आपका ऑक्सीडेशन स्टेट, एक तो +2 में जाता है, दूसरा +3 में भी जाएगा। इसके बाद आपको मिलेगा समेरियम करके, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाई SM, और इसका यहाँ पे आपको मिल जाएगा +2, +3। इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट को लेते हैं बच्चों, यूरोपियम को लेते हैं, रिप्रेजेंटेड बाई EU, ठीक है, और आपको मिलता है ऑक्सीजन स्टेट +2N+3 के अंदर। नेक्स्ट बात करते हैं गोडोलिनियम की, तो रिप्रेजेंटेड बाई GD, और एटॉमिक नंबर पे मैं अगर मैं इसके स्टेट को लूँ तो ऑक्सीजन स्टेट को, तो आपको +3 मिलता है। GD के बाद बच्चों आपको टर्बियम, TB, ये आपको मिलेगा +3, +4 में। इसका बाद बेटा आपका डाइसोक्रोमियम करके मिलेगा D बाई, इससे रिप्रेजेंट, इसकी जो स्टेट होगी वो आपको +3, +4। नेक्स्ट इज होल्मियम, डिपेंड बाई HO, स्टेट आपको मिलेगी सिर्फ इसकी +3। इसके बाद होलियम के बाद बात करेंगे तो आपको मिलता है इर्बियम, रिप्रेजेंटेड बाई ER, और इसके लिए बच्चों स्टेट मिलती है आपको सिर्फ +3। इर्बियम के बाद बेटा मिलता है आपको थूलियम, रिप्रेजेंटेड बाई TM, ठीक है, और इसका जो आपका स्टेट होगा दैट इज़ दी +2, +3। नेक्स्ट इज यट्रियम, रिप्रेजेंटेड बाई B, ठीक है, ये सेकेंड लास्ट है आपका। यहाँ पे आपको मिलता है +3, +3 मिलता है, और एज वेल एज आपको +2 भी मिलता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं, इसमें लास्ट एलिमेंट आपको मिलेगा ल्यूटेटियम, Lu, ठीक है, इससे स्टेट होगा बेटा +3। अभी ध्यान दो, मैं डिफरेंट कलर से बता रहा हूँ आपको कौन से आपके अनस्टेबल हैं, कौन से आपके स्टेबल हैं, ठीक है, तो ध्यान देते हैं। इसमें से जो मैं सर्कल करूँगा वो आपके जो स्टेट हैं वो आपके स्टेबल भी हैं और कुछ आपके अनस्टेबल भी हैं, स्टेबल होंगे, ठीक है। एक तो आपका ये +4, ठीक है। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे तो ये आपका +2 यहाँ पे, इसके लिए आपका ये +2। नेक्स्ट हम बात करेंगे तो +2, नेक्स्ट इज इसके लिए आपका ये +4, ये अनस्टेबल रहेगा। नेक्स्ट इज +2, इसके लिए अनस्टेबल रहता है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको सर्कल से किया अनस्टेबल होते हैं, बाकी आपको जनरली देखने को मिलते हैं वो स्टेबल आपके कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ओके, तो हम लोग एक्चुअली चलो ठीक है, आपको दिख गया यहाँ पे +3 तो आपको हर जगह मिल रहा है, ठीक है, +3 मैक्सिमम आपको दिख रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे बात कर रहा था M+3, ठीक है। अच्छा, इट इज़ ए ट्राईवैलेंट आयन। तो ट्राईवैलेंट आयन की एक्चुअली इट इज़ आपकी आयनो रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सीरियम से लेके और ल्यूटेटियम तक हम बात कर रहे हैं, तो एटॉमिक नंबर इंक्रीज करेगा तो उसके बीच में आपका जो आयनिक रेडियस है और जो आपकी एटॉमिक रेडियस है, दोनों की वैल्यू क्या होती है वो आपकी इंक्रीज करती है, ठीक है। अच्छा, सॉरी, डिक्रीज़ करेगी, रेगुलर आपकी डिक्रीज़ करेगी, ठीक है, रेगुलर आपका डिक्रीज़ करेगा। तो ये जो डिक्रीज़ करने के पीछे रीज़न है वो आपको पता है, यहाँ पे लेंथमेट सीरीज है तो आपको मिलता है बेटा लेंथमेट कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। आपकी एटॉमिक प्लस आयनो रेडियस बोथ विल डिक्रीज, ठीक है। हम बात कर रहे हैं फ्रॉम फर्स्ट एलिमेंट दैट इज़ द लेंथनम एंड लास्ट एलिमेंट इज लुटेटियम, ठीक है। और डिक्रीज करने के पीछे रीज़न आपको ध्यान देना है बेटा लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है, लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन आपको ऑलरेडी पता है तो उसको बताने की आपको खास ज़रूरत है नहीं, ठीक है। फिर भी यहाँ पे इरेगुलरिटी आपको देखने को मिली जाती हैं, जहाँ पे हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियस को लेके। तो एटॉमिक रेडियाई के अंदर इरेगुलरिटीज़ होती हैं, बट आयनो रेडियस के अंदर कोई भी इरेगुलरिटीज़ नहीं होती है। ये ध्यान रखना बेटा, आयनो रेडियस नॉर्मल ट्रेंड को फॉलो करती है डिक्रीज़ करने पे, है ना। और एटॉमिक रेडियस में थोड़ा बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिलता है, कहीं वैल्यू इंक्रीज करती है लिटिल बिट, कहीं वैल्यू आपकी डिक्रीज करती है, लेकिन छोटी बहुत जो वैल्यू डिक्रीज इंक्रीज करती है बहुत ही स्मॉल वैल्यूज़ में होता है, इसमें खास कोई ऐसा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। जहाँ पे हम एटॉमिक रेडियस के बारे में बात करते हैं तो आपका लेंथनॉइड की जो वैल्यू होती है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको लिख के भी थोड़ा समझाने की कोशिश करूँगा कुछ वैल्यूज़। लेंथनॉइड की बड़ा वैल्यू होती है अराउंड आपकी 169, ठीक है, पाइकोमीटर की बात कर रहे हैं। सीरियम की आपकी होती है 165,
ठीक है, पाइकोमीटर में। और आपकी PRND इन दोनों की वैल्यू बेटा होती है आपकी इक्वल, लगभग 164। ध्यान दो, दोनों की वैल्यू आपकी देखो इक्वल आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, तो देखो PM इसको लेके अभी तक वैल्यूज आपकी प्रॉपर डिफाइन नहीं करी गई है, ठीक है। ये वैल्यूज इससे थोड़ी सी आपकी कमी होती है, मतलब अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो 163 समथिंग मिलती है, लेकिन इसके बाद देखो फिर वैल्यू इंक्रीज करती है, तो ये हो जाती है 166 पाइकोमीटर, ठीक है भाई। 2-3 पाइकोमीटर बहुत बड़ी डिफरेंस की बात नहीं होती है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे आप बात करो तो ये मिलती है 185 पाइकोमीटर में, ठीक है। फिर आपको डिक्रीज़ करती है तो फिर मिलती है 161, फिर मिलेगी आपको 159 पाइकोमीटर में, है ना। फिर आपको मिल जाएगी 159, ये भी लगभग इक्वल रहती है इसके। ये 158 भी है, 157 आपकी रहती है लगभग। ये आपकी जाती है 157 के अराउंड, ठीक है। यहाँ पे आपको मिलती है 156, फिर इंक्रीज़ करती है 170 मिल जाती है, फिर डिक्रीज़ करती है 156। तो देखो ये बहुत ही छोटी छोटी डिफरेंस है, यहाँ पे बहुत बड़ी डिफरेंस ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ आपकी तेज़ी से इंक्रीज डिक्रीज़ कर रही है, लेकिन स्मॉल वैल्यूज़ आपकी इंक्रीज और डिक्रीज़ कर रही है। तो इसको हम जनरल ट्रेंड को फॉलो करते हैं, बोल देते हैं कि एटॉमिक प्लस आयनिक रेडियस आपकी जनरली क्या होती है, आपकी डिक्रीज़ करती है जब आप मूव कर रहे हो लैंथनम से ड्यूटेरियम की तरफ। क्लियर हो गया, ठीक है। बाकी मैंने वैल्यूज आपको बता दी हैं तो आपको समझ में यहाँ पे क्लियर आ गया होगा। यहाँ पे कॉज ऑफ लेंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पता है कि जब हम प्रोसीड कर रहे हैं एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट की तरफ लेंथनोइड सीरीज़ के अंदर, ठीक है, तो आपका जो एटॉमिक नंबर है उसकी वैल्यू बच्चों क्या है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब एटॉमिक नंबर की वैल्यू बढ़ रही है तो उसके साथ साथ आपको ये भी पता चल रहा है कि वहाँ पे आपका जो न्यूक्लियर का चार्ज है, न्यूक्लियर का चार्ज का मतलब बेटा न्यूक्लियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और न्यूक्लियस के पास बच्चों क्या प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स। तो एक्चुअली न्यूक्लियर चार्ज का मतलब है बच्चों प्रोटॉन्स का चार्ज, मतलब बेटा पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज कर रहा है, एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी बढ़ेंगे, और उसके साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स भी तो ऐड हो रहे हैं बच्चों, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन्स भी तो ऐड होते जा रहे हैं। अभी क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो ऐड हो रहे हैं वो कहाँ हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स आपके ऐड हो रहे हैं बच्चों 4f के अंदर, ध्यान दो। तो 4f ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आपके ऐड होते जा रहे हैं, और 4f ऑर्बिटल्स जैसा मैंने बताया था कि ये रहा न्यूक्लियस 1 2 3 4, देखो n इज इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, ये फोर्थ ऑर्बिट। तो यहाँ पे कहीं आपको देखने को मिलेगा 4f। तो देखो डिस्टेंस जो है ना वो न्यूक्लियस की और आउटर मोस्ट जो यहाँ पे आपको 4f दिख रहा है उसके बीच में बहुत ज़्यादा डिस्टेंस आपको दिख रही है। और 4f आपको पता ही बिगर साइज़ के ऑर्बिटल्स भी होते हैं, ठीक है, बिगर साइज़ के हैं, एज वेल एज डिफ्यूज्ड हम बोलते हैं। तो जिसकी वजह से होता है क्या है, यहाँ पे जो शील्डिंग की देखो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन बिगर साइज होने की वजह से यहाँ पे जो शील्डिंग है वो कहीं ना कहीं आपकी इंक्रीज तो करेगी, लेकिन शील्डिंग और जो अट्रैक्टिव फोर्स मतलब न्यूक्लियर चार्ज का मतलब समझो आप फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, किसका, न्यूक्लियस का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स के साथ, तो वो वैल्यू बेटा बढ़ती जाती है और शील्डिंग की पावर कम होती जाती है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि साइज आपको जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो धीरे धीरे करके क्या करता है, जो श्रिंक करता है। जैसे आपका नंबर बढ़ता जाएगा, एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा, उसकी वैल्यू डोमिनेट कर जाती है। न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू करती है डोमिनेंट एज कम्पेयर टू शील्डिंग इफेक्ट, बिकॉज बिगर साइज ऑफ एफ ऑर्बिटल्स जहाँ पे शील्डिंग की वैल्यू कम होती जाती है। तो जिसकी वजह से आपको पता है, जब मैंने आपको एक कहानी बताई थी कि जब सामने की भीड़ कम हो जाएगी तो आप फ्रंट की तरफ मूव करोगे कुछ भी जो देखने के लिए। तो इसलिए बेटा साइज़ क्या करता है, धीरे धीरे एटॉमिक नंबर बढ़ने पे वैल्यू आपकी साइज़ की डिक्रीज़ करती है बिकॉज ऑफ लेंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आपको आ गया वो जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इसके बाद बात करते हैं कि बेटा कुछ रिजल्ट निकल के आते हैं लेंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन के, उनके ऊपर क्वेश्चंस बन जाता है। तो लेंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से यहाँ पे कुछ जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूँगा, ठीक है, ध्यान देते हैं। इसमें से लेंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन के होने की वजह से यहाँ पे कुछ पॉइंट आते हैं बेटा। सबसे पहला पॉइंट आता है कि यहाँ पे जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो सिमिलर हो जाती हैं, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आपको सिमिलरिटी देखने को मिलने लगती है, ठीक है, बिकॉज ऑफ लेंथनोइड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों, देखो इसमें रीज़न समझो। जब आपका यहाँ पे आयोनिक रेडियस की जो वैल्यू है वो आपकी चेंज होगी, ठीक है, लेंथनोइड सीरीज़ के अंदर, और वो बेटा वो जो वैल्यू होती है बहुत ही स्मॉल होती है, हम लोगों ने अभी देखा भी है, ठीक है। तो जब आपकी रेडियस आयोनिक रेडियस की वैल्यू सेम है तो कहीं ना कहीं आपकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़ वो भी आपके लगभग सेम होगी। ये समझ में आ रहा है। अच्छा, फिर
अब पॉइंट है कि इन एलिमेंट्स को अगर आपको प्योर स्टेट में चेंज करना है तो आपको सेपरेट आउट करना है, तो आप बिल्कुल भी इन्हें सेपरेट आउट नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम हो रही है। बिकॉज रीजन ध्यान रखना बच्चों, बिकॉज ऑफ लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ आयनो रेडियस की वैल्यू भी आपकी बहुत ही स्मॉल अमाउंट से आपकी वैल्यू से चेंज होती है। ठीक है, ठीक, ये आपको समझ में आ गया। इसके बाद लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कुछ डिफरेंस भी होते हैं प्रॉपर्टीज में, जैसे आपकी सॉल्बिलिटी आपकी चेंज हो जाएगी, उसकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस देखने को मिलते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन फॉर्मेशन, उसकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस मिलते हैं। और हाइड्रेशन, इनमें भी आपको डिफरेंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इन डिफरेंस की वजह से आप लेंथेनॉइड एलिमेंट को फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से और आयन एक्सचेंज मेथड से क्या कर सकते हो, सेपरेट आउट कर सकते हो। तो मैं फिर से रिपीट करता हूँ, अगर आपको क्वेश्चन पूछे कि आयोनिक रेडियस के बेस पे तो कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ आपकी सेम हो जाती हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ आपको देखना, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी, जिसकी वजह से इन्हें आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते प्योर स्टेट के अंदर। लेकिन यहीं पे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कुछ आपकी प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जो बच्चों चेंज होती हैं। ठीक है, वो चेंज वाली प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं? पहली प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो सॉल्बिलिटी आपकी डिफरेंट हो जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसी, ये भी डिफरेंट हो जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करूँ तो हाइड्रेशन। ठीक है, तो हाइड्रेशन जो वैल्यू है वो भी आपकी चेंज होती जाएगी, तो जिसकी वजह से हम इसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। और किसकी हेल्प से कर सकते हैं बच्चों? लेंथेनॉइड एलिमेंट्स को फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, इंपॉर्टेंट करो, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन से इसे हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। या फिर जिसको हम बोल सकते हैं आयन एक्सचेंज मेथड से भी हम इसे सेपरेट आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो पहला आपको ये ध्यान रखना है आपके कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के। अब बात करेंगे हम सेकंड कॉन्सिक्वेंसेस को, दैट इज द बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोक्साइड को लेके। इन पॉइंट बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस बने हैं, ध्यान रखना बच्चों। देखो, बेसिक स्ट्रेंथ की जब हम बात कर रहे हैं तो बेटा मैं आयंस की फेज में लेना चाहूँगा, और आयंस बच्चों में आपको ट्राइवेलेंट में ही डिफाइन करना चाहूँगा। तो लेंथेनॉइड के जो आयंस हैं उनका जो साइज़ है बच्चों वो क्या करता है, डिक्रीज करता है। और कहाँ से कहाँ बेटा? फर्स्ट एलिमेंट इज अपन लेते हैं सीरियम, आपका हो गया है +3 से लेके आपका लुटेटियम +3। ध्यान दो, ये आपका यहाँ पे जो आयोनिक साइज़ है वो आपका क्या करेगा बच्चों, डिक्रीज़ करेगा। जब आयोनिक साइज़ आपका डिक्रीज़ करेगा तो जो कोवलेंट करैक्टर होगा किस किस के बीच में, M और OH के बीच में। ध्यान दो बच्चों, कोवलेंट करैक्टर। तो आयोनिक साइज़ डिक्रीज़ होने पे कोवलेंट करैक्टर की जो वैल्यू है वो करती है बच्चों इनक्रीज़। अरे आयोनिक करैक्टर आपका क्या होगा बच्चों, देखो आयोनिक साइज़ क्या होगा आपका, डिक्रीज़ करेगा। तो आयोनिक साइज डिक्रीज करने पे कोवलेंट करैक्टर बेटा किसका, M और OH बॉन्ड का करेगा इंक्रीज। जब ये कोवलेंट करैक्टर बढ़ेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ जो होगी बच्चों, बेसिक स्ट्रेंथ क्या कर जाएगी आपकी, डिक्रीज करेगी। सो बेसिक स्ट्रेंथ विल डिक्रीज। तो इसलिए जब हम बात करते हैं मोस्ट आपके बेसिक, तो कौन सा होगा, CeOH जो आपका थ्राइस होगा, ये बच्चों रहता है आपका मोस्ट बेसिक हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और लीस्ट की बात करूं तो आपको लास्ट वाला मिल जाएगा LuOH थ्राइस, ये मिलता है आपको लीस्ट बेसिक। ठीक है, लीस्ट बेसिक हाइड्रोक्साइड मतलब बेस आपको देखने को मिलेगा। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, जब हम आइंस की बात करते हैं, रेडियस की बात करते हैं, तो बच्चों यहाँ पे आपका क्या डिक्रीज़ करेगा। डिक्रीज़ करने पे MOH बॉन्ड की बेटा कोवलेंट करैक्टर आपका इंक्रीज। जब कोवलेंट करैक्टर की वैल्यू बढ़ेगी तो बेसिक स्ट्रेंथ आपका डिक्रीज़ कर जाएगा। ठीक है, बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज़ करेगा तो दैट्स व्हाई आपका COH थ्राइस मोस्ट बेसिक, और लास्ट वाला हो जाएगा आपका लीस्ट बेसिक। ये समझ में आपको आ गया होगा, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे तो आप बिल्कुल ऐसे कर पाओगे बेसिक सीक्वेंस को लेके। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे आपका जो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ होती है, जिसमें फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करते हैं तो आपको मिलता है आपको स्कैंडियम वाला पूरा। ठीक है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करते हैं तो एट्रियम से स्टार्ट होता है ना। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ की बात करते हैं तो आपका लेंथेनॉइड आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सिमिलरिटी आती है वो सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर, अगर आपको पता होगा तो मैं थोड़ा सा आपको रेट करूँ, जब मैंने पीरियड टेबल डिस्कस करी थी तो आपका सेकेंड और थर्ड में लगभग साइज़ आपको वहाँ पे किस तरीके से बच्चों इक्वल मिल रहे थे। काफ़ी वैल्यूज वहाँ पे सिमिलर हो रही थी। क्यों हो रही थी? बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन वैल्यू, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन वैल्यू मैंने वहाँ पे डिस्कस किया था आपको। ठीक है,
तो ज़रा मैं बता देता हूँ आपको कि एक तो बेटा आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज़ और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़। तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर आपको आता है स्कैंडियम, सेकेंड की बात करते हैं एट्रियम, इनको है ना, और लास्ट में बात करते हैं हम दैट इज़ दी लेंथनम। ठीक है, तो इसको आपको छोड़ना होता है। बाकी की जो थर्ड और जो आपके फोर्थ हैं, जिसमें से आपको पता होगा तो जर्कोनियम हो गया, हॉपमियम हो गया, उनकी वैल्यूज़ आपकी जो रेडियस की लगभग सेम देखने को मिलती हैं 145 पाइकोमीटर। बट इस सीक्वेंस की बात करें तो सबसे छोटा कौन सा होगा, स्कैंडियम हो जाए, स्कैंडियम सबसे छोटा हो जाएगा, है ना, और उससे बड़ा आपका एट्रियम, सबसे बड़ा होगा आपका लेंथनम। ठीक है, लेंथनम की वैल्यू होती है बेटा रेडियस की 168 पाइकोमीटर, और एट्रियम की रहती है बेटा समथिंग 162 पाइकोमीटर, ये की रहती है 144 पाइकोमीटर। इसके बाद अगर आपको जो एलिमेंट देखने को मिलेंगे सेकेंड और थर्ड सीरीज़ के अंदर, उनकी जो एटॉमिक रेडियस की वैल्यू है वो लगभग आपको देखने को सेम मिलती है, बिकॉज ऑफ लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। तो ये भी एक इसका कॉन्सिक्वेंसेज होता है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन का। तो तीनों ध्यान रखना पड़ा, प्रॉपर्टीज़, दूसरा स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ हाइड्रोक्साइड की, और थर्ड आपका सेकंड और थर्ड जो ट्रांजिशन सीरीज़ हैं उनके अंदर सिमिलरिटी देखने को मिलती है रेडियस के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये पॉइंट फिनिश होता है। तो इस लेक्चर को बच्चों हम लोग फिनिश करते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी नेक्स्ट लेक्चर आपको जनरली सीरीज देखने को मिलेगा, जहाँ पे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, बाकी और प्रॉपर्टीज़ हम लोग करेंगे डिस्कशन। थैंक यू।